नमस्ते मित्रों, कर्मयोगी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी मेरठ पहुंचा। वहां से लौटते समय इसकी गाड़ी पर किसी ने फायरिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए ये मेरठ से वापस आए। इनके भाषण उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के हमने सुने हैं। इन्होंने कहा, ऐ पुलिस वालों, जब योगी नहीं रहेगा, मोदी नहीं रहेगा, तब तुमको कौन बचाने आएगा। जब मोदी गुफा में चले जाएंगे, केदारनाथ चले जाएंगे, अपनी तपस्या में लीन होंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा। और योगी सत्ता में नहीं रहेंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? इनके भाई के विवादित बोल भी हम बहुत पहले सुन चुके हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम बता देंगे कि इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में कौन रहेगा। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। इसने भी ये कहा था कि ये जो देश है, इसका ताजमहल हम ले जाएंगे, इसका लाल किला भी हम ले जाएंगे, इसकी कुतुब मीनार भी हम ले जाएंगे, सब हम ले जाएंगे। तब तुम कहाँ जाओगे? तुम हिंदू लोग कहाँ जाओगे? तुम ये सनातनी लोग कहाँ जाओगे? कहाँ वास करोगे? आइए इनका कुछ इतिहास देखा जाए। भारत जब स्वतंत्र हुआ, सरदार पटेल ने 565 रियासतें भारत के अंदर एक केंद्र के अंदर विलय की। उनमें से कुछ रियासतें जो छटपटा रही थी, उनमें एक कश्मीर की रियासत थी और एक हैदराबाद की रियासत थी। और भी 1-2 रियासत थी, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 थी। नेहरू ने कहा कि कश्मीर रियासत का कार्य आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बाकी रियासतों को आप हैंडल कीजिए। कश्मीर रियासत कितनी विवादित और अब तक उसके नासूर हमारी जिंदगी में कैसा असर डाल रहे हैं, ये आप लोग समय समय पर देखते रहते हैं। लेकिन हैदराबाद की रियासत, जो कि निजाम के अंडर में आती थी, उसने कहा कि मैं भारत के अंदर विलय नहीं करूंगा। सरदार पटेल ने धमकी दी और उन्होंने कहा कि आपको भारत के अंदर विलय होना पड़ेगा, क्योंकि सरदार पटेल को इनकी मंशा का पता चल चुका था। निजाम ये चाहता था कि जैसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, उसी प्रकार मैं भी अपने आप को पाकिस्तान का एक हिस्सा बना करके हैदराबाद, जो कि एक बीचों बीच भौगोलिक स्थिति से भारत के बीच का हिस्सा है, उसको वो पाकिस्तान के रूप में डेवलप करना चाहता था। लेकिन जब सरदार पटेल ने अपने कड़े तेवर दिखाए, तब वहां पर 2 धड़े हुए। और एक धड़ा था जो ये चाहता था कि भारत के अंदर अब हैदराबाद की रियासत को विलय हो जाना चाहिए। दूसरा ये कह रहा था कि नहीं, हैदराबाद को पाकिस्तान की तरह एक स्वतंत्र रियासत भारत के अंदर बने रहना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर 200 साल से राज करते हैं और 200 साल से राज करने का हमारा जो अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है। हम आगे भी इन हिंदुओं पर राज करने के लिए ही बने हैं। और पहला धड़ा जो भारत के अंदर विलय करना चाहता था, उसका मुखिया था शोएब-उल्लाह खान। और जो दूसरा धड़ा था, वो था रजाकारों का धड़ा। वो उसका जो मुखिया था, रजाकारों का मुखिया था कासिम रिजवी। जब देखा कि अब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो रजाकारों ने कासिम रिजवी के नेतृत्व में बहुत बुरी तरह से हिंदुओं के साथ हत्याएं, लूट, बलात्कार किए। और जैसा कि इनका एक शौक है महिलाओं के साथ बलात्कार करना, और
उनको दीन में दीक्षित करना अर्थात मुस्लिम बनाना, ये कार्य इन्होंने अपनी आदत के अनुसार, अपने पसंदीदा कार्य के अनुसार किया। मित्रों, कासिम रिजवी के ऊपर सरदार पटेल की बहुत बड़ी कुदृष्टि पड़ी और कासिम रिजवी को जेल हुई। मित्रों, कासिम रिजवी का मानना था कि इस देश पर, हिंदुओं पर मुसलमान राज करने के लिए ही बने हैं। आपने देखा होगा कि ओवैसी बंधु हमेशा इस तरह का प्रलाप करते रहते हैं। कासिम रिजवी रजाकारों का नेतृत्व कर रहा था जिन्होंने हिंदुओं की हत्याएं, लूट, बलात्कार किया था। उसका कहना था कि एक दिन निजाम की सत्ता पुनः हैदराबाद पर होगी और भारत के ऊपर मुसलमानों का राज होगा। सरदार पटेल ने देखा कि कासिम रिजवी अब कंट्रोल से बाहर जा चुका है, हिंदू बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। उन्होंने इसको जेल में डाला। मित्रों, कासिम रिजवी का मानना था कि भारत में मुसलमान राज करने के लिए बने हैं, हिंदू उनके नीचे शासित होने के लिए बने हैं। वो उनकी जनता हो सकती है, प्रजा हो सकती है, वो उनके गुलाम हो सकते हैं, लेकिन वो राजा नहीं हो सकते, क्योंकि दिल्ली के अंदर हिंदुओं की सत्ता आ रही थी, हिंदू नाम के लोग उस पर बैठे थे, इसीलिए कासिम रिजवी को वो पसंद नहीं थे। कासिम रिजवी का मानना था कि हैदराबाद रियासत पर निजाम की ही सत्ता रहेगी। लेकिन सरदार पटेल ने देखा कि कासिम रिजवी बहुत ज़्यादा हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है और इसके द्वारा जो बनाई हुई पार्टी है वो MIM है। कासिम रिजवी ने सरदार पटेल के साथ में बहुत सारी बैठक की और हैदराबाद को एक स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान बनाने की योजना पर हमेशा उन पर दबाव डालता रहा, परंतु सरदार पटेल उसकी योजना को समझ चुके थे। सरदार पटेल जानते थे कि कासिम रिजवी जितनी कट्टरता के साथ बात कर रहा है, यह हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार कर सकता है, और सच में हुआ वही। जब उसको पता चला कि सरदार पटेल मान नहीं रहे हैं, तो उसने हिंदुओं पर अपने रजाकारों के साथ में हमला बोला और लूट पाट, हत्याएं, बलात्कार, मतांतरण करने का बहुत बड़ा घिनौना खेल खेला गया। जब सरदार पटेल ने ये सब देखा तो कासिम रिजवी को चेतावनी दी, परंतु कासिम रिजवी नहीं माना, क्योंकि कासिम रिजवी का जो इतिहास था वो यही था कि उसने MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम का एक संगठन बनाया था, जो कि 1927 में बना। 1927 के अंदर नवाब बहादुर यार जंग और कासिम रिजवी ने मिलकर के दोनों ने एक संगठन बनाया और वो संगठन का नाम था MIM। MIM अर्थात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। MIM का गठन 1927 के रूप में एक सामाजिक संस्था के रूप में किया था और ये बताया था कि एक सामाजिक कार्य करने के लिए कोई संस्था बनाई जा रही है, इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है, लोगों की सहायता करेगी, लोगों के कष्टों को दूर करेगी। जैसा कि आज भी हम बहुत सारे इस्लामिक संगठनों को देखते हैं जो कि नाम ऐसे हैं कि कितना पता नहीं कितना परोपकार ये दुनिया पर करने वाले हैं, परंतु उनके द्वारा क्या किया जा रहा है ये सभी जानते हैं। उन्होंने हैदराबाद की रियासत को अलग करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन सरदार पटेल के सामने वो सारे मंसूबे उनके फेल हो गए। मित्रों, इसके बाद इसने नवाब यार जंग की मृत्यु कर दी, हत्या कर दी। कासिम रिजवी ने 1944 के अंदर बहादुर जंग की हत्या कराई। उसके बाद ये स्वयं MIM का बिल्कुल अध्यक्ष बनकर के कार्य करने लगा और जितनी कट्टरता इसने अपने रजाकारों के अंदर भरी, उतनी शायद किसी और ने इस जनता के अंदर, इस मुस्लिम जनता के अंदर नहीं भरी थी। लेखक मोहम्मद हैदर ने कासिम रिजवी का इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में कासिम रिजवी ने ये कहा था कि 200 साल से हम हैदराबाद पर राज्य कर रहे हैं, भले ही यहाँ पर हम 20% हैं, यहाँ की हिंदू जनता भले ही 80% है, लेकिन हम 200 वर्षों से यहाँ राज कर रहे हैं और हम ही राज करेंगे। एक दिन वो भी आएगा जब हम पूरे भारतवर्ष पर राज करेंगे। यह कासिम रिजवी ने बार बार उस इंटरव्यू में दोहराया था। सरदार पटेल जानते थे। सरदार पटेल ने 1948 में MIM को बैन करने के बाद कासिम रिजवी को जेल में डाल दिया गया। उसको जमानत इसी आधार पर मिली
के जेल से छूटने के 48 घंटे बाद कासिम रिजवी देश छोड़ करके बाहर चला जाएगा। कासिम रिजवी जैसे ही जेल से बाहर छूटा, 1957 में वह अपने घर पर पहुंचा और उसने धड़ाधड़ MIM की बैठक करनी शुरू की। डेक्कन क्रॉनिकल के इतिहासकार मोहम्मद नूरुद्दीन खान कहते हैं कि इसके बुलाने पर कासिम रिजवी के घर पर जो 120 लोग MIM के सदस्य पहुंचने थे, वो 40 ही पहुंचे, क्योंकि उनको डर था कि सरदार पटेल उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। और उसने कहा कि अब मजलिस का कार्य कौन देखेगा, अब मजलिस का कार्य देखने के लिए कौन आया। तब ये पता चलता है कि अब्दुल वाहिद ओवैसी जो कि ओवैसी का दादा है, वो इस मजलिस के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आगे आया। और उसने, क्योंकि ये MIM बैन हो चुकी थी, उसने AIMIM नाम से एक संगठन बनाया, जिसके नियम यहाँ के भारतीय संविधान के थोड़े अनुरूप रखे, क्योंकि वो भी बैन होने की संभावना थी। लेकिन जो मूल भावना थी, जो अंदर लोगों की भावना थी, वो कासिम रिजवी वाली ही थी। तो ये अब्दुल वाहिद ओवैसी, ये देखिए इनका दादा है, ये अब्दुल वाहिद ओवैसी है, और इसका जो बाप है ये सलाहुद्दीन ओवैसी इसका अध्यक्ष बना। और इनके आज तक ये AIMIM वही कासिम रिजवी की विचारधारा, वही रजाकारों की विचारधारा, जिसने कि कभी हिंदुओं के साथ लूटपाट की थी, और जो ये कहते हैं कि पूरे भारत पर हमारा राज होगा और ये हिंदू केवल शासित होने के लिए, गुलाम होने के लिए ही रहेंगे, यही सोच इन तीनों खानदानियों की रही है। और अब इसका बेटा भी आगे चल करके उसमें राजनीति में भाग ले रहा है। चाहे ये कितने भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाएं, चाहे कितने बड़े वकील हो जाएं, लेकिन इनका ध्यान हमेशा यही रहता है कि कैसे ना कैसे करके हम सत्ता में बने रहें और मुसलमानों को किसी भी तरह से एकजुट करके अपने लिए वोट इकट्ठा करने के प्रेरित किया जाए। आप इनके भाषण देखिए, हमेशा क्या कहेंगे, भारत देश से इनको कोई मतलब नहीं है, भारत से इनको कोई मतलब नहीं है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब केवल मुसलमानों से है, क्योंकि उनका वोट लेना है और वोट लेकर के इनको हैदराबाद की रियासत पर बने रहना है। ये स्वयं को निजाम का उत्तराधिकारी समझते हैं और ये सोचते हैं कि निजाम तो नहीं है, लेकिन अब हम ही वहां पर हमेशा राज करेंगे। ये देखिए इन्होंने पोस्टर लगवाए और अंधेरी में, मुंबई में ये पोस्टर लगवाया कि मुसलमानों, अगर तुम अदालतों का चक्कर लगाना छोड़कर अपने उलमा से मसले हल कराओ तो खुदा की कसम किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारी शरीयत में दखल अंदाजी कर सके। मतलब ये भारतीय संविधान को स्टैब्लिश करने के लिए नहीं सत्ता में आते हैं, ये भारतीय संस्कृति को भी समझने के लिए सत्ता में नहीं आते हैं। इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको केवल और केवल अपनी शरीयत से मतलब है, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार 3 तलाक का बिल पास करती है तो इसलिए इसको दर्द होता है, अगर सरकार इनके मदरसों पर कोई कार्रवाई करती है तो इसलिए तिल मिलाता है। और तिल मिलाहट भी केवल उतनी है कि इसके कारण, इसके भाषणों के कारण मुसलमान एकजुट होता रहे और इनको वोट देकर निजाम शाही के सपने दिखाता रहे और ये हैदराबाद की रियासत को संभाले रहे। इनको ये लगता रहे कि ये निजाम है। मित्रों, इनके ठहरे रहने से, इनके उत्तर प्रदेश में आने से, इनके और जगह आने से किसको लाभ होगा? क्या ये हिंदुओं के विषय में सोचेंगे, या ये हिंदुओं की लड़कियों के विषय में सोचेंगे, या ये भारतीय संस्कृति के विषय में सोचेंगे? ये मंदिर बनाने वालों में है या मंदिर तोड़ने वालों में है? किस में है? ये निर्णय आपका है। हम सब लोग मिलकर के इनके कारनामों को जन जन तक पहुंचाएं कि इनके मन में आज भी वही रजाकार, वही कासिम रिजवी, वही निजाम शाही बैठी हुई है जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए थे, उनके घरों के अंदर लूटपाट की थी।